जय हिंद दोस्तों। आई होप यू ऑल आर वेल और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं आशीष भंडारी स्वागत करता हूँ आप ही के चैनल कृष्णा फाउंडेशन के अंदर एक बार फिर। तो हम पढ़ रहे थे जनरल स्टडीज़ के लिए इकोनॉमिक्स। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देखिए। प्लेलिस्ट बना दी गई है। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर जाके विजिट कीजिए। आपके लिए जितने भी कोर्सेज है सारे के सारे अपलोड धीरे धीरे करके अपलोड कर दिए जा रहे हैं। एनसीईआरटीज़ की क्लासेस जो है वो धीरे धीरे करके आना शुरू हो गई हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देखिए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे क्या हो आपको। और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे क्या हो आपको सूचना मिल जाए जब नई क्लासेस आती हैं। तो हम पढ़ रहे थे नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट। राष्ट्रीय आय और उसके जो जितनी भी अवधारणाएं थी राष्ट्रीय आय से संबंधित, उनको हम समझ रहे थे कि क्या होती है। तो हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। सर्कुलर फ्लो इकोनॉमी, आय का चक्रीय प्रवाह के बारे में अच्छी तरीके से समझा था कि किस तरीके से इकोनॉमी के अंदर, ओपन इकोनॉमी के अंदर या और क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर किस तरीके से पैसा जो होता है वो घूमता है, या हम कह सकते हैं जो प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं उसको किस तरीके से फैक्टर ऑफ पेमेंट्स मिलती है। और हमने ओपन इकोनॉमी के अंदर समझा था कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी किस तरीके से होता है, आय का चक्रीय प्रवाह। हमने उत्पादन के साधन या फिर प्रोडक्शन फैक्टर्स के बारे में समझा था, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। साथ साथ हमने फैक्टर इनकम के बारे में समझा था कि व्हाट इज़ द मीन वाई फैक्टर इनकम, या कारक आय क्या होती है, भूमि के बदले में क्या मिलता है, किराया, श्रम के बदले वेतन, पूंजी के बदले ब्याज, और उद्यमिता के बदले हमें मिलता है लाभांश या लाभ। मतलब अगर हम कहीं भी कोई काम खोलना चाहते हैं, कोई भी प्रोडक्शन यूनिट लगाना चाहते हैं या फिर कोई भी काम खोलना चाहते हैं, तो हमें क्या चाहिए होता है, एक लैंड चाहिए जहाँ पे हम उस काम को खोल सके, जहाँ पे हम चीज़ें बना सके। उसके बदले हमें क्या देना पड़ता है, किराया देना पड़ता है। साथ साथ वहाँ पे लोग जो काम करने आते हैं उनको क्या देना पड़ता है, वेतन देना पड़ता है। जिससे पैसा लिया है उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है, और साथ ही जो व्यक्ति इस काम को संभालता है उसको लाभ के रूप में उसका हिस्सा मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे के पूरे कोर्सेज़ को ज्वाइन करना, जिससे क्या हो आप पूरा का पूरा कोर्स आपको एक ही जगह आराम से मिल जाए, तो आपको क्या करना होगा, सामने आपको स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड दिख रहा होगा, मोबाइल नंबर भी दिख रहा होगा, 9278032677 मेरा मोबाइल नंबर है। पेमेंट आप चाहे तो क्यूआर कोड स्कैन करके कर सकते हैं या फिर नंबर के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे अपना स्क्रीनशॉट, जो भी आपने पेमेंट करी है 999 रुपये की, उसका स्क्रीनशॉट भेजना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट भेजते हैं आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है। ग्रुप में ऐड होने के बाद आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली है कोर्सेज़ की वो समझ लेते हैं। पीडीएफ नोट्स प्लस में बुक्स, कॉम्प्रीहेंसिव प्रिपरेशंस, माइंड मैप, रिकॉर्डेड लेक्चर्स और पर्सनल गाइडेंस के साथ हमारी क्लासेस आपको मिलना शुरू हो जाती है। ये मेरी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, ग्रेजुएशन कर रखा है मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अपनी मास्टर्स जो है मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से परसुइंग कर रहा हूँ, मतलब कि अभी चल रही है मेरी। और 5 ईयर एक्सपीरियंस है मुझे टीचिंग लाइन का। जैसे ही आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं उनको भी एक तरीके से समझ लेते हैं। वैसे तो आपको समझा दिया है। पीडीएफ प्लस में नोट्स बुक्स मिलने वाली है, कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशंस, माइंड मैप, रिकॉर्डेड लेक्चर, ये सारी की सारी आपको फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली है कोर्स ज्वाइन करने के बाद। मतलब कि हम हमसे ज्वाइन होने के बाद, हमारा कोर्स लेने के बाद आपको किसी भी तरीके की कोई भी दूसरी बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक नोबल कॉज भी है। नोबल कॉज के हमारे कोर्स के पीछे जो भी आप पेमेंट करते हैं कोर्सेज़ की, उसका 5% जाता है एनिमल वेलफेयर के लिए। सड़कों पर बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनको छोड़ दिया जाता है या जिनको चोट लग जाती है, तो बहुत सारी संस्थाएं हैं या फिर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन जानवरों के पुनरुत्थान के लिए या फिर उनको रिहेबिट करने के लिए काम करती रहती है समाज के अंदर। तो उन संस्थाओं में आपका 5% जाता है
आपकी फ़ीस का। एक तरीके से आप पेमेंट के थ्रू एक नोबल कॉज़ भी करते हैं। तो आज पढ़ेंगे हम रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी के बारे में हम समझने वाले हैं। रियल जीडीपी क्या होती है और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। वास्तविक जीडीपी या नामात्र जीडीपी हिंदी में इसको बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है उसको हमने समझेंगे। देखो, नॉर्मली अगर मैं आपको बात बताऊं कि नॉर्मल जीडीपी और रियल नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में अंतर क्या होता है। जीडीपी के बारे में हमने पिछली बार में समझा। जीडीपी क्या होती है, एक साल के दौरान किसी अर्थव्यवस्था के अंदर उत्पादित वस्तु और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य। मतलब कि इन अ इकॉनमी इन 1 ईयर, या कह सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, कि टोटल आउटपुट कितना बना है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसका टोटल कितना होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, जीडीपी। अब ये जीडीपी दो प्रकार की होती है, दो तरह की होती है आपकी। एक होती है रियल जीडीपी और दूसरी होती है नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में अंतर क्या होता है इसको आज हम समझेंगे। ठीक है। बेसिकली जीडीपी जो होती है रियल और नॉमिनल में बांटते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें कि आजकल नॉमिनल जीडीपी क्या रही है इस साल, या रियल जीडीपी क्या रही है। तो नॉमिनल जीडीपी क्या रेफर्स टू द करंट ईयर प्रोडक्शंस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वैल्यू एट करंट ईयर प्राइस। नामात्र जीडीपी वर्तमान मूल्य पर अंतिम वस्तु और सेवाओं के चालू वर्ष के उत्पादन को संदर्भित करता है। रियल जीडीपी on the other hand refers to the current year production of goods and services valued at base year price. Such base year price are constant prices. मतलब कि जब हम रियल जीडीपी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जब हम बात करते हैं रियल जीडीपी की, तो रियल जीडीपी की कैलकुलेशन करते हैं हम बेस प्राइस के आधार पर। अब बेस प्राइस क्या होता है हम समझेंगे एग्जांपल के थ्रू। और नॉमिनल जीडीपी जो होती है उसको हम करंट ईयर प्राइस के आधार पर, मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ करंट ईयर प्राइसेस, उसकी कैलकुलेशन करते हैं। नामात्र जीडीपी जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसकी कैलकुलेशन जो होती है जब हम इसको निकालते हैं तो हम उसके लिए जो वर्तमान में कीमत चल रही है उसके आधार पर निकालते हैं। ठीक है, वर्तमान मूल्य। वहीं अगर हम बात करें वास्तविक जीडीपी की या रियल जीडीपी जिसको बोलते हैं, उसका जो होता है हम एक बेस प्राइस के आधार पर, आधार वर्ग जिसको बोलते हैं, उस पर निकालते हैं, गणना इसकी करते हैं। या आपको अभी समझ में आएगी जब हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझने आ जाएगी। दो समझ में आ गया। रियल जीडीपी और आपका नॉमिनल जीडीपी में अंतर क्या होता है, बेस प्राइस क्या होता है, आधार क्या प्राइस क्या होता है, उसको हम समझेंगे, समझते हैं। स्क्रीन पर आपको एक छोटा सा चार्ट दिख रहा होगा या टेबल दिख रही होगी। टेबल अगर आपको दिख रही है तो अच्छी बात है। ठीक है, एक में हमने क्वांटिटी ले रखी है कि 2016 में कितना प्रोडक्शन हुआ, सामने आपको दिख रहा होगा। 4 कॉलम दे रखे हैं आपके, ईयर, क्वांटिटी, प्राइस। 4 स्तंभ, 1 2 3 4 5 6 स्तंभ दे रखे हैं। और 1 2 3 4 5 6, और 6 ही आपके कॉलम दे रखे हैं। इस कॉलम नहीं, क्या बोलते उसको, ऊर्ध्वाधर, पैरेलल, समानांतर स्तंभ दे रखे हैं। जो एक में ईयर दे रखा है, एक में दूसरे में क्वांटिटी, एक प्राइस भी। इसमें एक में हमने जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी है, दूसरे में रियल जीडीपी है, और लास्ट में दे रखा है जीडीपी डिफ्लेटर। 2016 में क्वांटिटी कितनी हुई है, 500। कितनी प्रोडक्शन हुआ है, किसी मतलब कोई चीज़ें बनाई, कितनी कुल कितनी चीज़ें बनाई गई है, मान के चलिए कोई भी चीज़ थी। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। कोई दूध का एग्जाम्पल हमने जब लिया था, उसको से देख के उसको ही समझते हैं, उसको आधार मानकर समझते हैं। 2016 में दूध की मान के चलिए 500 थैलियाँ बनी। 17 में 525, 18 में 530, 19 में 550 और 2020 में 555। 2016 में प्राइस रहा था एक थैली का 10 रुपये, 17 में 11। डॉलर की बात हो रही है, डॉलर के हिसाब से दे रखा है यहाँ पे। डॉलर मत लीजिएगा, रुपये ले लीजिए, आप डॉलर लीजिए, बात एक नहीं होती। लेकिन
हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे रुपये दे रखा है, 18 में 15, 19 में 16 और 2020 में 18। ठीक है, समझ में आ गया। तो नॉमिनल जीडीपी जिसको बोलते हैं हम क्या, नामात्र जीडीपी, उसकी कैलकुलेशन क्या होती है, हमने चीज़ पढ़ी थी, जो करंट ईयर प्राइस होता है। करंट ईयर प्राइस क्या होता है, जो वर्तमान में कीमत होती है उस आधार पर इसकी गणना की जाती है। तो जीडीपी को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस इनटू में क्वांटिटी। यहाँ पे प्राइस दे रखा है 10 रुपये, 10 रुपये मान लीजिए, डॉलर मान लीजिए, और क्वांटिटी दे रखी है 500। जब मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा आपका $5000। ठीक है, ठीक उसी तरीके से नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहे हैं हम। 2017 में आपका प्राइस दे रखा है 11 रुपये और क्वांटिटी दे रखी है 525। तो कैलकुलेशन आएगी 5775। जब आप प्राइस इंटू क्वांटिटी करते हैं तो जीडीपी आ जाती है, नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, आपको ऊपर फॉर्मूले के थ्रू भी दिखा रखा है, नॉमिनल जीडीपी सी इक्वल्स टू ए इंटू बी। नामात्र जीडीपी का मतलब समझ आ गया आपको। 550 दे रखा है 2018 में, 530, और प्राइस दे रखा है 15। तो 530 को जब 15 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7950। उसी तरीके से 19 में 550 को जब हम 16 से गुणा करेंगे तो 8800, और 2020 में 555 को अगर 18 से गुणा करोगे तो 9990 रुपये। ये क्या आएगा आपका नॉमिनल जीडीपी। हमने इससे पहले एग्जांपल में समझा था कि नामात्र जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी की जो कैलकुलेशन होती है, जिसको हम जब निकालते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, निकालने से पहले हम उस करंट ईयर प्राइस क्या है, करंट ईयर प्राइस क्या है, उस आधार पर इसकी गणना करते हैं। ठीक है, वही अगर हम बात करें रियल जीडीपी की है, वास्तविक जीडीपी की, उसमें उसकी गणना करने के लिए हम बेस प्राइस को मानते हैं। बेस ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन इसकी क्या होती है, बेस प्राइस के आधार पर। ठीक है, एग्जाम्पल सामने आपको दे रखा था, नॉमिनल जीडीपी अभी हमने निकाला है। ठीक है, अब बात करते हैं रियल जीडीपी। रियल जीडीपी मैंने बताया कि बेस प्राइस मान लेते हैं। तो इस डाटा के अंदर जो है 2016 को बेस प्राइस माना हुआ है। क्या माना हुआ है, बेस प्राइस क्या है आपका 2016। तो 2016 में प्राइस कितना दे रखा है, 10 रुपये। कितना दे रखा है, 10 रुपये। तो चाहे हम 2016 में जाएँ, 2017 में जाए, 18 जाए, 19 जाए, 20 जाए, जो प्राइस रहेगा इसमें 10 रुपये ही रहेगा, क्योंकि हमने क्या कर लिया है, प्राइस को कांस्टेंट मान लिया है बेस प्राइस के आधार पर। ठीक है, तो जब हम रियल जीडीपी की कैलकुलेशन करते हैं तो ए इंटू में बी। तो क्वांटिटी दे रखी है 500, क्वांटिटी तो 2016 में सेम ही थी, और प्राइस कितना था 10 रुपये, तो वो कितना आया $5000। उसी तरीके से जब 525 को अगर आप 10 से गुणा करोगे तो 5250 आपका आंसर आएगा। 5030 को अगर 10 से गुणा करोगे तो आंसर आएगा 5300। 5050 को जब 10 से गुणा करोगे तो 5500। जब 5055 को आप 10 से गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा $5550। ये चीज़ें आपको समझने आ गई होगी। मतलब कि हमने एक चीज़ देखी इसमें, क्या रियल जीडीपी में क्या हो रहा है और नॉमिनल जीडीपी में क्या हो रहा है। रियल जीडीपी में हम प्राइस को कांस्टेंट मान लेते हैं, एक बेस ईयर लेते हैं, जिसके आधार पर क्या होता है, जो प्राइस रहता है कांस्टेंट रहता है, या फिर उसको हम चेंज नहीं करते। लेकिन अगर हम बात करें नॉमिनल जीडीपी में, नॉमिनल जीडीपी में प्राइस ले रहा है हमने, पहले 10 लिया, फिर 11 लिया, फिर 15 लिया, फिर 16 लिया, और देन क्या लिया हमने, 18 प्राइस का लिया। ठीक है, वहीं अगर हम रियल जीडीपी की बात करें तो प्राइस जो था वो कांस्टेंट था, उसको हमने चेंज नहीं करा। 10 10 का 10, तो क्वांटिटी से गुणा करेंगे 10 को, तो आपका 5000, 5250, 5300, 5500, 5550। ठीक है, और जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, थोड़ा आगे जाके समझेंगे क्या होता है। कुछ नहीं होता है, ये जब सीओडी को, मतलब जब हम नॉमिनल जीडीपी को डिवाइड करते हैं रियल जीडीपी से, और जब उससे 100 से गुणा कर देते हो तो आपका जीडीपी डिफ्लेटर आता है। अब जीडीपी डिफ्लेटर का काम क्या होता है उसको थोड़ा आगे वाली क्लासेस में समझेंगे। अभी हमने रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में थोड़ा अंतर समझते हैं। ठीक है, यही आपका जो दे रखा है, आपका वर्ष दे रखा है, हिंदी में समझा रखा है। थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा करें तो लेट मी इनहेंस इट। ठीक है, ठीक है, नामात्र जीडीपी में हमने क्या करा, जो प्राइस था वो चेंज हो रहा था। तो 10 को 500 से गुणा करोगे तो 5000, 11 से 525 को गुणा करोगे तो 5755 और 5030 को 15 से गुणा करोगे तो 7950। 5000 सॉरी 550 को जब 16 से गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा 8800। उसी तरीके से जब हम 5000
55 को गुणा करेंगे 18 से तो क्या आंसर क्या आएगा? 9,990। ठीक है। वहीं अगर हमने वास्तविक जीडीपी की बात करी तो वास्तविक जीडीपी में क्या करते हैं, एक आधार वर्ष ले लेते हैं या एक कांस्टेंट प्राइस ले लेते हैं। प्राइस हम चेंज नहीं करते। जब हम 500 को 10 से गुणा करेंगे तो 5000 आएगा। जब हम 525 को गुणा करेंगे 10 से तब 5250। 5030 को 10 से गुणा करेंगे 5300। जब 5050 को 10 से गुणा करेंगे 5500। जब 5055 को गुणा करेंगे 10 से तो आंसर आएगा आपका 5550 डॉलर। ठीक है। तो हमने एक चीज़ समझी यहाँ पर। क्या समझा? रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में सिर्फ एक चीज़ का अंतर होता है, वो होता है आपका बेस प्राइस का और करंट प्राइस का। रियल जीडीपी में हम क्या करते हैं, हम एक बेस प्राइस मान लेते हैं जिसमें प्राइस चेंज हम नहीं करते कैलकुलेशन के दौरान। जब हम इसकी गणना करते हैं, जब हम रियल जीडीपी को निकालते हैं तो क्या करते हैं हम, उसमें हम प्राइस को कांस्टेंट रखते हैं, चेंज नहीं करते हैं। वो हर साल चेंज रहता है क्योंकि हमने एक आधार वर्ष मान लिया है। वहीं अगर हम बात करें नॉमिनल जीडीपी की या नाममात्र जीडीपी की, उसमें क्या होता है, प्राइस चेंज होता है क्योंकि हम प्राइस हर साल जो प्राइस हो रहा है उस आधार पर या फिर ऑन द बेसिस ऑफ करंट ईयर प्राइस पर हम कैलकुलेशन करते हैं नॉमिनल जीडीपी की। ठीक है। ये चीज़ें समझ आ गई होगी आपको। आप थोड़ा सा हम इसके अंदर एक चीज़ और देख लेते हैं। हम रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में अंतर होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन द रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी में क्या अंतर होता है उसको समझते हैं। सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है। तो सामने आपको स्क्रीन पे अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। हाँ। कंपेयर नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, अंतर क्या होता है आपसे क्वेश्चन में बताया जाएगा कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में क्या अंतर होता है, उसको स्पष्ट कीजिए। ठीक है। तो आपको स्पष्ट करना होगा। बेसिक ऑफ कंपैरिजन। ठीक है। मीनिंग, नॉमिनल जीडीपी इज सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट प्रोड्यूस इन अ ईयर वैल्यूड एट करंट मार्केट प्राइस। मतलब कि नॉमिनल जीडीपी जब हमने पढ़ा था तो क्या होता है, इसके कैलकुलेशन क्या करते हैं, करंट ईयर प्राइस के आधार पर करते हैं। वही हम रियल जीडीपी की बात करें तो रियल जीडीपी इज सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक्स आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर वैल्यूड एट अ प्री डिटरमाइंड बेस मार्केट प्राइस। मतलब कि जब हम रियल जीडीपी को निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, एक बेस प्राइस मान लेते हैं जो चेंज नहीं होता है। नाममात्र जीडीपी एक वर्ष में उत्पादित आर्थिक उत्पादन का कुल योग है जिसका मूल्यांकन मौजूदा बाजार कीमत पर या मूल्य पर किया जाता है। मतलब कि जिसमें हम क्या करते हैं, एक कीमत मान लेते हैं हर साल जो चेंज होती रहती है हर साल। ठीक है। वही अगर हम बात करें वास्तविक जीडीपी की, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते, जीडीपी की फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और हिंदी में इसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। वास्तविक जीडीपी एक वर्ष में उत्पादित आर्थिक उत्पादन का कुल योग है जिसका मूल्यांकन पूर्व निर्धारित आधार बाजार मूल्य पर किया जाता है। मतलब कि जब हम रियल जीडीपी या वास्तविक जीडीपी निकालते हैं तो हम एक बेस ईयर प्राइस मान लेते हैं जो चेंज नहीं होता है। ठीक है। नॉमिनल जीडीपी डज नॉट टेक इन्फ्लेशन इनटू अकाउंट, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। ये कहना क्या जाता है वो समझिए। नामात्र जीडीपी मुद्रास्फीति का को ध्यान में नहीं रखती। मतलब कहने का मतलब ये है, जब इन्फ्लेशन समझते हैं, इन्फ्लेशन की बात होती है महंगाई। जब सुना होगा आपने, आप आजकल अपने मम्मी पापा के मुंह से कि महंगाई बहुत हो गई है। ठीक है। तो नॉमिनल जीडीपी में और रियल जीडीपी में क्या होता है कि वास्तविक जीडीपी पर एक मुद्रास्फीति समायोजित जीडीपी है। मतलब कि अगर हम बात करें, क्या कहते हैं, नॉमिनल जीडीपी की बात करें या फिर रियल जीडीपी की बात करें तो जो नॉमिनल जीडीपी होती है वो इन्फ्लेशन को या महंगाई को प्रदर्शित नहीं करती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मार्केट में महंगाई बढ़ गई है तो नॉमिनल जीडीपी पर इसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अगर रियल जीडीपी की बात करें तो इस पर इसका प्रभाव पड़ता है। एक्सप्रेस्ड इन करंट मार्केट प्राइस बेस ईयर मार्केट प्राइस। मतलब कि जो
नामात्र जीडीपी होती है उसकी गणना हम एक वर्तमान कीमत पर करते हैं, वही हम वास्तविक जीडीपी की गणना हम आधार वर्ष पर करते हैं। मतलब कि वही नॉमिनल जीडीपी में करंट मार्केट प्राइस लेते हैं, वही अगर हम बात करें रियल जीडीपी की तो हम एक बेस ईयर मार्केट प्राइस लेते हैं। वैल्यू ऑफ जीडीपी, इट इज़ मच हायर सिंस करंट मार्केट चेंजेस आर टेकन इनटू फैक्ट। वैल्यू ऑफ इकोनॉमी इज इन मच हायर सिंस करंट मार्केट प्राइस चेंजेस आर, ये आपको ज़्यादा जानने की जरूरत ये है नहीं, ठीक है। 3 चीज़ें आप हमेशा याद रखिएगा, 2, एक ऊपर वाली, एक ये वाली और ये 3, और ये कैन बी कंपेयर्ड विद द वेरियस क्वार्टर्स ऑफ द गिवन ईयर्स। मतलब कि जब हम नॉमिनल जीडीपी की यूज़ करते हैं तो हम क्या कहते हैं, हर तीसरे महीने पर इसकी कैलकुलेशन करते हैं। हम पूरे साल को हम 4 बराबर भागों में बाँट देते हैं, 3 चौक 12, तो हर तीसरे महीने में नॉमिनल जीडीपी निकालते हैं। अगर हम बात करें रियल जीडीपी को, और रियल जीडीपी को हम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पूरे फाइनेंशियल ईयर को, या फाइनेंशियल बोल लीजिए 31 मार्च से 1 अप्रैल जो होता है आपका फाइनेंशियल ईयर या वित्तीय वर्ष जिसको बोलते हैं, पूरे साल को हम 2 भागों में बाँट देते हैं, या 2 या 1 भागों में बाँटते हैं, या फिर साल भर में गणना करेंगे रियल जीडीपी या फिर हम एक बार गणना करते हैं। तो रियल जीडीपी में क्या होता है कि पूरे साल को 2 भागों में बाँट देते हैं बेसिकली, हर 6 महीने पर इसकी कैलकुलेशन करते हैं। वहीं अगर नॉमिनल जीडीपी की बात की जाए, पूरे साल को 4 बराबर भागों में बाँट देते हैं, हर तीसरे महीने में इसकी कैलकुलेशन करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, फ्रॉम नेशनल जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ कांट बी एनालाइज्ड ईजिली। फ्रॉम नॉमिनल जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ कांट बी एनालाइज ईजिली। रियल जीडीपी इज गुड इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो, जब हम पता करते हैं कि हमें ये पता करना हो कि देश के अंदर जो आर्थिक विकास हो रहा है, यानी देश जो जो है आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, तो नॉमिनल जीडीपी को उतना हम महत्व नहीं देते हैं। लेकिन अगर बात करें हम रियल जीडीपी को, जब रियल जीडीपी के डाटा आता है तो उसको हम देखते हैं, उसको महत्व देते हैं। वो ये दिखाता है कि देश कितना आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। इसमें ऐसा है हो क्यों रहा है, देखो ऐसा हो इसलिए रहा है। देखो, मैं नॉर्मली एक कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ, उसको समझिएगा। मैंने आपसे एक चीज़ बोली, क्या बोला कि एक देश के अंदर 10 किताबें बनी, या फिर आप बोल लीजिए 10 ताले बने, तो उन 10 तालों को बनाने के लिए लोग आएंगे। 10 नहीं, मान के चलो 1000 या 2 लाख ताले बने, मान के चलिए 2 लाख ताले बने, तो 2 लाख ताले बने, तो 2 लाख ताले अगर उस देश में बने होंगे उस साल, तो उस 2 लाख ताले बनाने के लिए आपको एक जगह भी चाहिए, काम खोलने के लिए, काम करने के लोग चाहिए, पैसा चाहिए, और इंसान को उस पूरी कंपनी को संभालने के लिए इंसान भी चाहिए। जो लोग जिसने किराए पर भूमि ली है उसको किराया मिलेगा। वही हम बात करें जहाँ लोग काम करने आएंगे उनको आपको वेतन देनी पड़ेगी, सैलरीज देनी पड़ेगी। और वहीं अगर हम बात की जाए, किसकी बात की जाए, जिससे आपने पैसा लिया उसको ब्याज देना पड़ेगा। यार हम एक चीज़ और बोल सकते हैं हम यहाँ पे, क्या कि जो इंसान कंपनी संभालेगा उसको प्रॉफिट मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा। तो चीज़ें बन रही हैं तो इसका मतलब वो बिकेंगी भी, बिकेंगी तो क्या होगा, उससे पैसा भी आएगा, ठीक है, ऑब्वियसली, और देश देश का कल्याण भी होगा, ऑब्वियसली बात है, इसमें कोई दो राय है नहीं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेशन हम क्या करते हैं, हर ईयर क्या प्राइस रहा है उस आधार पर करते हैं। हाँ, या रियल जीडीपी की बात की जाए, जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, इसकी कैलकुलेशन करते समय हम ध्यान रखते हैं क्या, बेस ईयर प्राइस को। मतलब कि रियल जीडीपी में हम क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है वो आराम से पता कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस तो चेंज ही है। वहीं अगर हम बात करें नॉमिनल जीडीपी के, नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है, प्राइस भी चेंज होता रहता है और क्वांटिटी भी चेंज होती रहती है। तो ईजिली हम ये पता नहीं कर सकते हैं कि प्रोडक्शन में कितना चेंज हुआ। जब कैलकुलेशन आगे जाके जब कैलकुलेशन हो जाती है तो ये जान पाना बहुत मुश्किल होता है कि क्वांटिटी में कितना चेंजेस आ रहा है, ठीक है। तो कहा जाता है, या फिर नॉर्मल अर्थशास्त्री जो होते हैं, तो वो रियल जीडीपी को एक इकोनॉमी के अंदर, एक अर्थव्यवस्था के अंदर एक अच्छा सूचक मानते हैं। अगर हमें उनको ये पता करना होता है कि देश का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। आप समझते हैं प्राइस इंडेक्स,
और दूसरा होता है आपका जीडीपी डिफ्लेटर। व्हाट डज द मीन बाय प्राइस इंडेक्स एंड जीडीपी डिफ्लेटर? इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं भैया, इतना समझ लिया तो इसको भी समझ लें। मूल्य सूचकांक या जीडीपी डिफ्लेटर? मूल्य सूचकांक या मूल्य सूचकांक एक संख्या है जो कीमतों के समग्र स्तर में परिवर्तन दर्शाता है। ये किसी अर्थव्यवस्था के सामान्य मूल्य स्तर में परिवर्तन को दर्शाता है। इंडेक्स इज अ नंबर showing the changes in the overall level of price. It shows a change in a general price level of an economy. ठीक है। प्राइस इंडेक्स कैसे निकालते हैं, मतलब कि प्राइस इंडेक्स जो होता है, प्राइस इंडेक्स ये दिखाता है कि एक देश के अंदर चीज़ों की कीमतों में कितनी उतार आया या फिर कमी आई। प्राइस इंडेक्स मतलब ये, अगर चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती है तो उसका मतलब क्या है, मतलब महंगाई आ रही है। अगर कीमतें घट जा रही हैं तो उसका मतलब क्या, मंदी आ रही है। दो चीज़ें होती है कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, या तो चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी या चीज़ों की कीमतें घट जाएंगी। कीमतें बढ़ेंगी तो वो महंगाई की स्थिति की ओर बढ़ती है अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी। वहीं अगर बात करें कीमतें घटती है तो वो मंदी की तरफ बढ़ती हैं चीज़ें। ठीक है। तो मूल्य सूचकांक क्या होता है, ये दिखाता है कि चीज़ों की कीमतों में कितना परिवर्तन आया है। ठीक है। तो जीडीपी डिफ्लेटर कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला आपको सामने दे रखा है। नॉमिनल जीडीपी, या फिर हम बोल सकते हैं इसको, नॉमिनल जीडीपी क्या रही है आपकी, और रियल जीडीपी की। नॉमिनल जीडीपी को जब हम रियल जीडीपी से भाग करते हैं और उसमें 100 से गुणा कर देते हैं तो आपका आता है, क्या आता है, जीडीपी डिफ्लेटर। समझ में आ गया? सौ परसेंट मतलब ये है कि प्राइस में उतना चेंज नहीं आया। 110% में चेंजेस आया, 150% में चेंज, 50% चेंजेस, 160 में 60, 178.38% पॉइंट 38% में कितना आया, 78.38% चेंज आया है। 100 से ऊपर जितनी वैल्यू जाएगी वो उतना ही दिखाएगा कि प्राइस के अंदर कितना चेंजेस आया है। ठीक है। तो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के अनुपात को या भाग को हम क्या कहते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर। जब हम नॉमिनल जीडीपी को भाग कर दे देते हैं रियल जीडीपी से और उसको किससे गुणा कर देते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं, तो आपका क्या आता है, जीडीपी डिफ्लेटर। और जीडीपी डिफ्लेटर क्या दिखाता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर जो वस्तुओं की कीमतों में कितना परिवर्तन आया है। ठीक है। हिंदी वालों को थोड़ा समझा देता हूँ। मूल्य सूचकांक या जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब क्या होता है, कैसे गणना करते हैं इसकी, जब हम नामात्र जीडीपी को, जो आपका आंसर आता है, उसको हम वास्तविक जीडीपी से भाग दे देते हैं और उसको हम इससे 100 से गुणा कर देते हैं, तो वो आपका क्या आ जाता है, जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है। ये जीडीपी डिफ्लेटर क्या दिखाता है, या फिर मूल्य सूचकांक क्या दिखाता है कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में कितना परिवर्तन आया है, या देश के अंदर कितनी महंगाई या मंदी आई है। समझ में आ गया आपको? ठीक है, समझ में आ गया आपको? आप समझते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिविल्स के, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल स्टडीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के थ्रू ये जानने का प्रयास करते हैं कि देश के अंदर जो क्या कहते हैं, महंगाई कितनी रही है, या फिर देश के अंदर महंगाई आई है नहीं आई है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेटिंग बाय डिवाइडिंग द प्राइस ऑफ द price of basket of good and services in a given year by the price of the same basket in the base year multiply by 100। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वस्तुओं और सेवाओं की टोकरी की कीमतों में किसी दिए गए मूल्य में विभाजित करके गणना की जाती है। आधार वर्ष में उसी टोकरी की कीमतों को 100 से गणना की जाता है। तो मुझे लगता है थोड़ा ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को आपको थोड़ा बाद में समझाऊंगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि ज़्यादा चीज़ें आपको समझाऊंगा तो दिमाग से चीज़ें ऊपर जाएंगी, फिर आपको चीज़ें समझने नहीं आएंगी। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, और नमस्कार।